गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं जो ग्रुप बी के मेरे सभी भाई और जो कैंडिडेट हैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आखिरकार आरपीएससी ने जो उनकी मूलभूत समस्या थी कि काउंसलिंग शेड्यूल ही जारी नहीं किया, काउंसलिंग लेटर ही जारी नहीं किए, तो वो आरपीएससी ने जारी कर दिए हैं। तो सभी के चेहरों पे इस समय जो बी ग्रुप के कैंडिडेट हैं उनके चेहरों पे सभी के खुशी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो अब व्याख्याता बनने जा रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें 1-1.5 महीने में सब कुछ काम हो जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जो है कुछ जो काउंसलिंग करवाने जो कैंडिडेट जाते हैं और उनके साथ में क्या समस्या आती है कि आरपीएससी उन्हें एक लेटर पकड़ा देती है, अपात्र का लेटर पकड़ा देती है। तो आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरपीएससी आपको अपात्र होने का लेटर नहीं पकड़ा दी। यदि आपकी कोई समस्या है तो वो समस्याएं, क्योंकि मुझे 3 बार जो है काउंसलिंग करवाने का अनुभव आरपीएससी से प्राप्त है, और दूसरी बात है कि ग्रुप ए और सी के जो 14 सब्जेक्ट की जो काउंसलिंग हुई है उन काउंसलिंग हुए कैंडिडेट का एक्सपीरियंस भी जो है मेरे साथ में है। तो उन काउंसलिंग में से जो मैंने दिखा कि आरपीएससी ने किस किस कैंडिडेट को अपात्र घोषित किया, क्यों किया, उन सब चीज़ की मैंने एक लिस्ट बना ली है। तो वो ये लिस्ट मैंने अपने यहाँ पे देखो, आप लोगों को एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करने को बना रखें कि जब भी आप काउंसलिंग कराने निकलो अपने घर से तो आप ये चेकलिस्ट जो है अवश्य देख लें। तो अपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के लिए आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जब ये डिस्कस करूँ उससे पहले मेरा आप एक छोटा सा निवेदन है कि अपने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उसको सब्सक्राइब आप कर दीजिए। क्यों करने का सबसे, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से मुझे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेहतर सूचनाएं और बेहतर अपडेट्स जो है आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आप लोगों को डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को सबसे पहला जो काम करना है काउंसलिंग के लिए वो क्या करना है कि आपको अपने आरपीएससी की साइट पे जाना है और वहाँ पे अपने विषय पे क्लिक करके और काउंसलिंग लेटर को लीगल पेज पे प्रिंट आउट निकलवाना है। दोस्तों ज़्यादातर जो बच्चों का क्वेश्चन रहते हैं वो यही रहता है कि सर हम A4 पे तो आपका जो काउंसलिंग लेटर आएगा वो लीगल पेज पे आएगा। अब लीगल पेज क्या होता है, मैं आप लोगों को दोनों पेज पे डिफरेंस बता देता हूँ। देखो ये जो पेज दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका A4 साइज का पेपर है जिस पे अपन जनरली वर्क करते हैं, और जो ये पेपर दिख रहा है आप लोगों को, देख लो मेरे सामने, ये पेपर जो दिख रहा है ये पेपर आपका लीगल पेज आता है, ठीक है, जिस पर कानूनी काम ज़्यादातर जो होते हैं उस पेज को लीगल पेज कहते हैं। तो लीगल पेज पे ही हमारा जो है काउंसलिंग लेटर वो होना चाहिए। अब लीगल पेज वाइट भी हो सकता है, वो ग्रीनिश भी हो सकता है, दोनों ही अलाउड है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि लीगल पेज जो है उस पर आपको काउंसलिंग लेटर को जब आप प्रिंट करोगे तो वहाँ 4 पेज आपके पेज में आएंगे। 4 पेज में पहला पेज पे लिखा है प्रपत्र फर्स्ट, दूसरे पे लिखा हुआ है प्रपत्र सेकंड, तीसरा जो है काउंसलिंग लेटर, और चौथा जो है इंस्ट्रक्शन। भले आप पैसा बचाना चाहो तो इंस्ट्रक्शन वाले पेज को आप हटा दो, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है लीगल पेज में बात करते हैं। तो लीगल पेज में जो प्रपत्र फर्स्ट है, प्रपत्र सेकंड है, उसको सबसे ऊपर करोगे, फिर प्रपत्र सेकंड को नीचे रखोगे। मैं वापस रिपीट करता हूँ, प्रपत्र सेकंड को सबसे ऊपर और प्रपत्र फर्स्ट को सेकंड नीचे नंबर पे लाग दोगे। प्रपत्र सेकंड में कुछ आपको भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे आप लोगों को टाइम लगेगा। तो प्रपत्र सेकंड जो है ये दिया हुआ है, जैसे प्रपत्र सेकंड है जिसमें ये लिखा हुआ है कि केवल कार्यालय उपयोग हेतु, लिख रखा है इन्होंने कार्यालय उपयोग हेतु, लेकिन करवाते हैं वो हमसे हैं वहाँ जाके, क्यों ना हम इसको यहीं से करके लेके जाएं तो अच्छा रहेगा। तो इसमें आप लोगों के सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर और अदर एजुकेशन के इन्होंने इस बार क्या हुआ, मार्क्स में ऑब्टेन मार्क्स और डिवीजन नहीं डाले हैं। पिछली बार जो सेकंड ग्रेड में काउंसलिंग हुई थी उन्होंने मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स वगैरह डाल दिए थे। तो दोस्तों इस वाले जो ब्लॉक्स हैं सेकंड प्रपत्र में जो अपने मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है और डिवीजन को आपको खुद को भरना है, ठीक है। और इस प्रपत्र सेकंड के ये जो इस साइड है मेरा जहां अंगूठा है, इस अंगूठे पे अपनी एक फोटो आप लोगों को पेस्ट करनी रहेगी दोस्तों। यहाँ पे अपनी एक फोटो पेस्ट कर ले प्रपत्र सेकंड पे, मैं रिपीट करता हूँ, प्रपत्र सेकंड पे अपनी फोटो पेस्ट कर ले, और यहाँ अपने जो है मार्क्स सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उनकी सारी डिटेल जो है आप यहाँ पे क्लिक कर ले। हालांकि ये काम जो है वो
आरपीएससी का है, लेकिन वहाँ पे जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो वो जो कैंडिडेट बैठे होते हैं वो आपकी ये मार्क्स आपसे खुद से भरवाएंगे। तो वहाँ आप लोग थोड़े से डरे होते हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो उस कंडीशन में कुछ गड़बड़ कर दो और फिर वो आपको कुछ कहें, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, उससे अच्छा है हम यहीं से भर के इसको लेके जाएँ प्रपत्र सेकंड में जो है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप लोगों को 2 या 3 जगह डिटेल फॉर्म में और स्क्रूटनी फॉर्म में भी, यहाँ ये काउंसलिंग लेटर में भी, यहाँ जो प्रपत्र सेकंड है वहाँ पे लिख रखा है आयु। अब देखो दोस्तों, आयु आपको कहाँ से कैलकुलेट करनी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास यही आ रहा है कि हमें एज कहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपका जो प्रपत्र सेकंड है काउंसलिंग लेटर में, जो प्रपत्र सेकंड है, उस प्रपत्र सेकंड में जो फोटो है उसके नीचे लिखा हुआ है ओल्ड या न्यू। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट के प्रपत्र सेकंड में ओल्ड लिखा हुआ है उन्हें अपनी एज जो है 1/7/2018 से कैलकुलेट करनी है। रिपीट करता हूं एक बार, जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म में प्रपत्र सेकंड के अंदर ओल्ड लिखा हुआ है उसको 1/7/2018 से कैलकुलेट करनी है, और जिन कैंडिडेट के प्रपत्र सेकंड में 1/7/2020 लिखा हुआ है, वो सॉरी न्यू लिखा हुआ है, NEW न्यू लिखा हुआ है, उन्हें एज जो है 1/7/2020 से कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गया होगा। तो ये पहला डाउट, सबसे मेजर डाउट है एज कैलकुलेशन का, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जिनके प्रपत्र सेकंड में ओल्ड लिखा हुआ है उन्हें 1/7/2018 से कैलकुलेट करनी है, और जिनके न्यू लिखा हुआ है उन्हें 1/7/2020 से एज कैलकुलेट करनी है। ये तो सबसे बड़ा इशू था। तो ये मैंने प्रपत्र सेकंड का आपको काम बता दिया, क्या भरना है, क्या करना है, फोटो यहाँ चिपकानी है, ये सी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। इसके बाद में जो दूसरा हमारा मुद्दा आता है कि डिटेल फॉर्म हमें लीगल पेज पे नहीं निकलवाने हैं। डिटेल फॉर्म जो है आपको A4 साइज पेपर में आपको निकलवाने हैं। यदि निकलवा भी लेते हो बाय द वे तो कोई गलत नहीं है, कोई सजाए मौत नहीं मिलेगी आपको, या निकला दे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भर दो। बट वो लीगल पेज थोड़ा महंगा पड़ता है और ये A4 अपना थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो इसलिए जो है आप लोग काउंसलिंग लेटर जो है लीगल पेज पे निकलवा लें और डिटेल फॉर्म जो है A4 निकलवा लें। तीसरी महत्वपूर्ण जो समस्याएं आ रही है EWS कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए मेजर समस्या क्या आ रही है कि कई लड़कियां जो शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के बाद में वो क्या करती है, वहीं पे अपने पति के नाम का मूल निवास बना लेती है, और पति के मूल निवास से वहीं का उसने अपने पति के नाम का ही वो EWS सर्टिफिकेट बना लेती है। और इस बार आरपीएससी ने क्या किया है कि आरपीएससी ने उन कैंडिडेट को वापस रिजेक्ट कर दिया, अपात्र घोषित कर दिया, जो अपने पति के नाम का EWS बना के ला रही है। मैं मित्रों आपको सजेस्ट करता हूं कि जो भी महिलाएं शादीशुदा हैं और EWS कैटेगरी में हैं, उन्हें अपने पिता के नाम से EWS सर्टिफिकेट बनेगा, अपने पिता की इनकम पे बेसिस पे वो EWS प्रमाणित रहेंगी। मतलब जैसे मान लो सपोज करो किसी लड़की का नाम है गीता शर्मा, तो उस EWS सर्टिफिकेट में उसके पिता का नाम उसमें आना चाहिए, ना कि अपने हस्बैंड का नाम आना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चों का फ़ोन आया सर मूल निवास चाहिए वो पिता का हो चाहे वो अपने पति का हो, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही चलेंगे, लेकिन EWS वही चलेगा जो अपने पिता का है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात, आप लोगों को संतान संबंधी शपथ पत्र लेके जाना है। दहेज का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन संतान का शपथ पत्र, क्योंकि आपके जो काउंसलिंग लेटर है उस काउंसलिंग लेटर में प्रपत्र फर्स्ट के अंदर आप देखोगे तो प्रपत्र फर्स्ट के अंदर जो लिखा हुआ है 6 नंबर का पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि नहीं किया। तो वहाँ आप यदि आप प्रस्तुत करना है अपन को, उसमें ये लिखवाना है कि मेरा 1/6/2002 से पहले बच्चों की संख्या 0 थी, और 1/6/2006 के बाद में 1 या 2 जो भी है बच्चों की संख्या आप लोग लिखवा के उसमें शपथ पत्र बनवा के 50 रुपये के स्टाम्प पे, 50 रुपये का स्टाम्प वाला शपथ पत्र आप चल जाओगे, वो नोटरी करके देगा उसको, और उसके ऊपर आप लोगों को ये भर के कंप्लीट करना है। तो संतान संबंधी शपथ पत्र आप ना भूलें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो उन बच्चों को A और C ग्रुप के जो नौकरी कर रहे हैं बंदे, जो ऑलरेडी 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में या फिर लैब असिस्टेंट में या किसी भी और सरकारी सेवा में अभी लगे हुए हैं और उन्होंने अभी काउंसलिंग कराई है, उनके लिए मेजर प्रॉब्लम्स क्या आई वो देखते हैं दोस्तों। कई कैंडिडेट्स जो सेवारत हैं उनके लिए मेन प्रॉब्लम्स ये आई है कि इस बार आरपीएससी ने एनओसी तो मांगी, जो मांगी है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब जिस विभाग में से आप संबंधित हो, भले वह शिक्षा विभाग ही क्यों नहीं हो, तो उस विभाग के जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, ठीक है,
जनरली जो है डीओ होता है, या डीईओ नहीं तो सीईओ भी हो सकता है, सीईओ या पीईओ भी हो सकता है, जो भी है आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर, उससे आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना है। अदरवाइज वो आप लोगों को जो है लेटर थमा देंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि एनओसी के साथ साथ इस बार एनओसी तो हर बार का रोड़ा रहती थी सेवारत कर्मचारियों के लिए, लेकिन इस बार आरपीएससी ने एक चीज़ और कंपलसरी कर दी है, सेवारत प्रमाण पत्र। सेवारत प्रमाण पत्र आपका डीओ आपको बना के देगा, उसका फॉर्मेट मेरे पास में है, आप मेरे को मैसेज करके पर्सनली मेरे नंबर पे 9660929266 पे फ़ोन करके वो मुझसे मांग लें। सेवारत प्रमाण पत्र जो है आपको इस बार आरपीएससी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये दोस्तों पहले नहीं था, जब से अपनी नई सचिव आई है शुभम चौधरी, तब से ये नया नियम चालू किया है कि सेवारत प्रमाण पत्र आपको आरपीएससी में काउंसलिंग करते समय आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ में कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को, कई कैंडिडेट्स को जो है आरपीएससी ने लेटर थमा दिया अपात्र होने का, तो उन बच्चों को फिर से जाना पड़ा आरपीएससी और डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़े और प्रॉब्लम्स उनको हुई। देखो वापस आना जाना बहुत एक टिपिकल काम है, ऐसा ही कोरोना फैल रहा है, संक्रमण का खतरा रहता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आप लोगों को जो है काउंसलिंग कराने में एक ही बार जाना पड़े, 2 बार चक्कर ना करने पड़े, एक ही चक्कर में आपका सारा काम हो जाए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा मेजर इशू इस समय आया है, इस बार की काउंसलिंग में आया है, और इस बार के सचिव ने कुछ नियम जो बदले हैं उनसे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। अपात्र हर कैंडिडेट के लिखा हुआ है लगभग, तो उसकी प्रॉब्लम्स मैं आपको दूर कर देता हूँ, क्योंकि अभी 5 तारीख बहुत दूर है। देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब हम 10th में 12th में बीएससी में पढ़ते हैं तो हमें होश नहीं रहता, हम अपने नाम, पिता के नाम और माता के नाम में कुछ 10th में कुछ और कर देते हैं, 12th में कुछ और कर देते हैं, और ग्रेजुएशन में कुछ और कर देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ और कर देते हैं, क्योंकि होश नहीं रहता उस समय, ठीक है। और उसका खामियाजा ऐसे काउंसलिंग के टाइम पे भुगतना पड़ा है, बहुत महंगा बैठ रहा है, और बेरोजगारी के इस दौर में बहुत महंगा बैठ रहा है। मेरे कई दोस्त कह रहे हैं कि सब 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लग गए हमें को इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कि हमने 10th में स्पेस दे दिया, 12th में स्पेस नहीं दिया, 10th में ए लिख दिया, 20 में ए नहीं लिखा। मतलब आपके नाम में, पिता के नाम में और माता के नाम में यदि करेक्शन करवाना है तो वो 5 तारीख से पहले ही करवा ले। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ होते हैं। यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मामला है तो वो आज ही रवाना हो जाए, उनका करेक्शन जो है सोमवार को आराम से हो जाएगा, 1 दिन के अंदर वो नाम करेक्शन करके सील लगा देंगे, वो है। एमडीएस यूनिवर्सिटी की यदि किसी को प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैंने वहीं से एमएससी करी है, मैं 2 मिनट में उसका करेक्शन करवा दूंगा। जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी आपका कल या परसों में 2 दिन में काम हो जाएगा। तो अपने नाम को, पिता के नाम को और माता के नाम को जो है काउंसलिंग लेटर से मैच कर लें। यदि उसके अंदर कुछ डिफरेंस मिलता है तो दोस्तों अभी भक्के, क्योंकि अभी तो 5 तारीख है, पूरा वीक पड़ा है, आप लोग करेक्शन करा। अदरवाइज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है, आरपीएससी ने आजकल शपथ पत्र छोड़ दिए। अब से पहले जो सचिव थे वो क्या करवाते थे, शपथ पत्र लिखवा लेते थे कि भाई हाँ मेरा नाम ये है, फलाना नाम है, इस नाम से हो जाए। अब आरपीएससी ने नियम बदल दी कि गजट नोटिफिकेशन निकलाओ। गजट नोटिफिकेशन में आप लोग जाओगे तो वकील आपको बिल्कुल चूस लेगा, एकदम बिल्कुल रबड़ी बना देगा आपकी खाकी, ठीक है। कितने पैसे लग जाएंगे मुझे भी अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, और 5,000 तो मिनिमम मानो आप उस चीज़ के गजट नोटिफिकेशन में। तो 5 दिन आप लोगों के पास में है, तो आप ये जाके और करेक्शन आप लोग वहाँ पे यूनिवर्सिटी में करवा लें। एमडीएस यूनिवर्सिटी में यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैंने एमएससी वहीं से करी है और डिपार्टमेंट में मेरे सरवण लाल जी खास आदमी वहीं बैठे हैं। तो एमडीएस की प्रॉब्लम्स जो है मैं यहीं से बैठे बैठे करा दूँ। पिछले हमने एक आध कैंडिडेट की जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मैंने सॉल्व करवाई भी यहाँ बैठे बैठे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कईयों की मार्कशीट में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनमें यूनिवर्सिटी ने इशू डेट नहीं लिख रखी कि दिनांक रिजल्ट कब जारी हुआ। तो दोस्तों यदि ऐसी प्रॉब्लम किसी की मार्कशीट के अंदर है तो वो जाके यूनिवर्सिटी में इशू डेट मेंशन करवाए मार्कशीट के अंदर, या डुप्लीकेट मार्कशीट इशू जारी करे, क्योंकि आरपीएससी ने किसी कैंडिडेट को इशू डेट जारी नहीं करने पर भी जो है उसको लेटर थमाया और अपात्र घोषित किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बीएड का तो आप लोगों को रूल मालूम पड़ गया होगा कि आपका जो भी है वो एक जो न्यू ओपन हुआ था उससे पहले आपकी बीएड डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा। एज कैलकुलेशन में आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि एज कैलकुलेशन कैसे कहाँ से करना है, अपने प्रपत्र सेकंड के बेसिस पे करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है
देखो बच्चों, कई लोगों ने क्या है कि जब आदमी को उम्मीद नहीं होती ना, तो वो सोचता है यार कि सिलेक्शन तो होना नहीं है, कुछ भी कर देते हैं। तो फॉर्म भरते वक्त वो कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे मेरे कुछ साथियों के पास मेरे पास फ़ोन आया कि सर हमारे इनकम तो पिताजी की 8 लाख से ऊपर है, सॉरी 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन हमने 2.5 लाख से कम भर के और आरपीएससी ने जो फीस में छूट दी थी वो वाला फ़ायदा हमने ले लिया है। ऐसे मेरे पास में कॉल्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं। तो दोस्तों, कर दिया जो कर दिया, उसमें तो क्या कर सकते हैं मैडम, ठीक है। लेकिन अब उसको सुधार का तरीका है अपने पास में कि आप लोग क्या करोगे। आरपीएससी का जो काउंसलिंग चार्ज है वो 50 रुपये है। तो 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर तो सबको लेना ही है। जिसने गलती करी है नहीं करी है वो तो लेगा ही लेगा 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। लेकिन जिसने गलती करी है, मतलब जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर थी और उसने 2.5 लाख से कम इनकम का फ़ायदा ले लिया है गवर्नमेंट से, तो क्या करेंगे वो कि उन्होंने जितनी फ़ीस भरी है वो, और आरपीएससी की उस कैटेगरी के लिए जिधर रियल फीस कितनी थी। जैसे सपोज करो जनरल कैटेगरी के बंदे ने 150 रुपये दिए हैं फीस के, सपोज करो, और आरपीएससी की जो फीस थी वो 250 थी, मुझे पता नहीं है कितनी है, मैं भूल गया हूँ। तो अब जो डिफरेंस है 100 रुपये का, तो वो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर वो बना ले। ज़्यादा का बन जाना चाहिए लेकिन कम का नहीं बनना चाहिए। मान लो ऐसा नहीं हो कि आज डिफरेंस आ रहा है कितने का, डिफरेंस आ रहा है 60 का और आप 50 का ही पोस्टल ऑर्डर लेके पहुँचे, तो फिर वापस समस्या हो जाएगी। ज़्यादा रुपए दे दो, कम मत दो। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि यदि फ़ायदा ले लिया है गलती से और आपकी इनकम 2.5 से ऊपर जा रही है, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरपीएससी ने 2018 में कैंडिडेट को फीस रिलैक्सेशन दिया था, मतलब फीस के अंदर थोड़ा छूट दी थी। तो उस चीज़ को देखते हुए कई लोगों ने क्या किया कि सभी ने छूट ले ली कि कौन देखता है कौन क्या करता है। लेकिन अब जब नौकरी लगने वाली है तो टेंशन है कि साढ़े आगे फंस जाएंगे, केस चलेगा वहाँ पर, इसलिए सभी डरे हुए हैं। तो ऐसा किसी ने कैंडिडेट ने किया है, तो जितना डिफरेंस बन रहा है उसने जितना तो उतना का पोस्टल ऑर्डर बना दे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात, जिनकी इनकम वास्तव में 2.5 लाख से कम है और उन्होंने फ़ायदा लिया है, तो उनके लिए कंपलसरी है कि उन्हें जो है 2 गेजिटेड ऑफिसर वाला नोटरी पब्लिक वाला 4 पन्ने का फॉर्म आता है बोनाफाइड उसका आय प्रमाण पत्र का। तो वो 4 पन्ने का जो आय प्रमाण पत्र है वो 2 गेजिटेड ऑफिसर जो उसके जानकार हों उनसे साइन करा के वो आय प्रमाण पत्र बनाए, क्योंकि वो आय प्रमाण पत्र लगेगा तभी जो है आरपीएससी ये मानेगी कि भाई आप लोगों ने जो है 2.5 लाख से आपकी इनकम कम है। तो ये चीज़ रही। और 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सबको लगाना है, उसका मैंने आपको बता ही दिया है। तीसरा, एक प्रॉब्लम आ रही है कि सब अटेंशन, हम दो जो हैं डिटेल फॉर्म भरेंगे। आप लोगों के डिटेल फॉर्म जो हैं 2 फॉर्म डिटेल होंगे, सेम एज इट इज़ भरना है उनको, ठीक है। और लेकिन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी एक ही लगेगी, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे क्या करना है कि उसके अंदर अटेंशन फॉर्म में अलग अलग गेजिटेड ऑफिसर के साइन नहीं कराने, एक के करा लो। उसमें एक ही के दोनों जो आपके पास में डिटेल फॉर्म है उसमें एक ही गेजिटेड ऑफिसर के आप साइन करा लो, उसमें अलग अलग गेजिटेड ऑफिसर के साइन नहीं कराने। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। लास्ट बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा दोस्तों, हमें फॉर्म का ऑर्डर क्या रखना है, किस हिसाब से हमें फॉर्म जमाने हैं। तो देखो सब दोस्तों, फॉर्म जमाने का सीरियल मैं बता देता हूँ। सबसे पहले काउंसलिंग लेटर जो आपके पास में काउंसलिंग लेटर आएगा उसको अलग से निकाल लेना है। ये आप लोगों की तरह एक तरीके से एडमिट कार्ड है काउंसलिंग रूम में या काउंसलिंग हॉल में घुसने का। तो इसको आपको अलग करके अपने अलग से बैग में रख लेना है। ये आपका एडमिट कार्ड है, तो इसको आरपीएससी काउंसलिंग लेटर में जमा नहीं कराना है। आपको प्रपत्र सेकंड और प्रपत्र फास्ट रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रपत्र सेकंड को सबसे ऊपर लगाओगे। सबसे पहले प्रपत्र सेकंड को सबसे ऊपर लगा लोगे, फिर जो है प्रपत्र फर्स्ट को सबसे नीचे लगा लोगे, ठीक है। प्रपत्र सेकंड सबसे ऊपर रहेगा जिसपे फोटो चिपकाई आपने, फिर प्रपत्र सेकंड फर्स्ट रहेगा, और फर्स्ट के बाद में दोनों डिटेल फॉर्म लगेंगे, बिल्कुल कनेक्ट, बिल्कुल सीरियल वाइज लगेंगे, जैसे दोनों डिटेल फॉर्म को कंप्लीट भर के, ठीक है। और कंप्लीट भर के उसके बाद में प्रपत्र डिटेल फॉर्म फर्स्ट, डिटेल फॉर्म सेकंड, उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। डॉक्यूमेंट्स का सीरियल आप लोगों को पता है, जो डिटेल का सीरियल रखो उसका उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसका नंबर लिख देना, ताकि आप जब संलग्न सूची में लिखोगे तो उसका नंबर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले नंबर पर मैंने जो है 10th की मार्कशीट लगा दी है, और 10th का सर्टिफिकेट यदि डिफरेंट है तो डिफरेंट लगा देना। फिर सीनियर की मार्कशीट, सीनियर का सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट थर्ड, फिर इसकी आपको डिग्री लगा देनी है। और डिग्री लगाने के बाद में आप लोगों को एमएससी प्रीवियस की मार्कशीट, फिर एमएससी फाइनल की मार्कशीट, फिर एमएससी की डिग्री लगा देनी है आप लोगों को। फिर उसके बाद में बीएड की मार्कशीट, और फिर उसके बाद में बीएड की डिग्री लगा देनी है आप लोगों को। हो गया। उसके बाद में आप लोग
मूल निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हो अपना। मूल निवास प्रमाण पत्रों के बाद में तो जैसे सपोज करो मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट है। अच्छा एक चीज़ और है, ईडब्ल्यूएस आपको दोनों लेके जाने हैं, पुराना वाला भी ले जाना है और नया वाला भी। रीजन क्या है कि जो कई नियम तो थोड़े काउंटर टू काउंटर वेरी करते हैं वहाँ पे, एक आदमी तो नियम बना देता है, दूसरा अगला तोड़ भी देता है। तो अपन को हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, नया भी ले जाओ और पुराना भी ले जाओ। क्यों? कहीं कहते हैं भैया आप लोगों ने जब फॉर्म भरा था उस समय ईडब्ल्यूएस था या नहीं था, इसकी क्या गारंटी है? तो वहाँ कोई नया नियम बनाने वाला मिल जाए क्या भरोसा। इसलिए अपने दोनों ईडब्ल्यूएस मैं लेके गया था, लेकिन मेरे को पूरा नया ही मांगा गया था वहाँ पे। फिर उसके बाद में अंतिम शिक्षण संस्थान का जो चरित्र है वो आप लोगों को लगा देना है। अंतिम जिसने बीएड करी है तो बीएड का लगा दे, और जिसने एमएससी करी है, मान लो एमए करी है, तो वो एमए का अंतिम जो लगा दे। उसके बाद में एक अपनी कोई भी वोटर आईडी लगा दे, वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, जो भी आपका फोटो पहचान पत्र है वो लगा दे। एक जो है अपन ने आरपीएससी का फॉर्म भरा था, उस आरपीएससी फॉर्म की एक पूरी कॉपी जो है इसके अंदर लगा दे। उसके बाद में शपथ पत्र लगा दे वो अपना, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर लें। एनओसी जो भी है अपने डिपेंड है वो सबसे लास्ट में लिखते हैं और उनको वरीयता क्रम में भेजें। तो उसमें मैंने इससे पहले एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें मैंने सारी चीज़ें समझा रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। दोस्तों मैंने आप लोगों को इतनी सुविधाएं दी है, इतना सब कुछ दिया है। तो एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, इसमें कमेंट्स आया है यूट्यूब पे मेरे पास कि सर आप इतनी लोगों की मदद क्यों करते हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे और मेरे पिताजी श्री राधेश्याम जी दोनों का जन्म जो है, हम दोनों का जन्म जो है जनहित के लिए हुआ है, लोगों की मदद के लिए हुआ है, और हम मरते दम तक करेंगे। सामने जो पीछे आपके सामने फ़ोटो लग रही है वो मेरे पिताजी श्री राधेश्याम जी शर्मा की है। उन्होंने अपना सारा जीवन जो है लोगों की मदद करने, हेल्प करने और दूसरों के लिए किया। उनका कहना यही था कि वही प्रवृत्ति पशु की जो आप ही चढ़े, और मनुष्य वही जो सबके लिए जिए। तो मेरा है, मैं इंसान हूँ और इंसान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, हर इंसान की मदद करना चाहता हूँ, हर इंसान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरा परम उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो में समाप्त करना जा रहा हूँ। जाते जाते मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आप इससे लाभान्वित हुए हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है मुझे फ्यूचर्स के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करा देता है। मैं आप लोगों के सामने बेटर प्रेजेंटेशन ला सकूं आप लोगों के सामने, और आप लोगों के जीवन में और ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाने का मैं काम कर सकूं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।